नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल माइंड स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर के असाइनमेंट के बारे में, जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है और ये अप्रैल साइकिल का असाइनमेंट है। दोस्तों असाइनमेंट शुरू करने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देना चाहता हूँ जो आपको आपके असाइनमेंट बनाने में मदद करेगी। तो पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपके असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए। आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर करते हो और उसने बाई एनी चांस किसी लाइन को या किसी वर्ड को आपको कॉपी करके अपने आंसर में लिख दिया तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो, डायग्राम यूज़ कर रहे हो तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर या डायग्राम होना चाहिए। कहीं से भी ऐसे कॉपी उठाकर आप लोग डायग्राम या पिक्चर नहीं लगा सकते हो। आपको अपने आंसर में किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करना। आंसर सीट में जब हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट करके भेजेंगे तो किसी भी पेज में आंसर सीट के अंदर किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करना है। आपको जो फॉन्ट है वो एरियल या फिर टाइम्स न्यू रोमन का यूज़ करना है और उसका साइज़ 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा और इससे कम नहीं होना चाहिए। आखिरी कि आप अपने असाइनमेंट को एक आंसर पैटर्न के हिसाब से लिखिएगा तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। जैसे कि अगर थ्योरी पेपर दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन के बेस पे अगर आप लोग अपने आंसर्स को लिखते हो तो ये बहुत बेहतर है। आपका आंसर्स भी देखने में बहुत अच्छा लगेगा और आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे। और बात करते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 1000 वर्ड लिमिट का होगा, जिसमें आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। तो आप वहाँ पे मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हो, लेकिन 1100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है और 900 वर्ड से कम आप मत लिखिएगा, क्योंकि आपको अगर कम लिखोगे तो आपको नंबर कम मिलेगा। और वहीं अगर 3A और 3B की बात करें तो वहाँ पे 500 वर्ड्स ईच लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3A में आपको 500 वर्ड्स तक लिख के आंसर्स लिखने हैं, जिसमें आप लोग 450 वर्ड और 550 वर्ड्स लिख सकते हो। इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिएगा। सेम वहीं पे 3B में भी अप्लाई होता है। तो अगर इन सभी चीज़ों का आप यूज़ करते हो और इन सभी चीज़ों को फोकस करके अपने आंसर्स को लिखते हो तो आपके नंबर्स कहीं नहीं गए, आपको एक अच्छा नंबर मिलेगा। दूसरा दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि अपने असाइनमेंट को किसी कलर से हाईलाइट कर देते हैं, किसी हेडिंग को या फिर कुछ भी चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए वो कलर यूज़ कर देते हैं। तो वो चीज़ यूज़ नहीं करना है। आपको सबका कलर ब्लैक रखना है। हाँ, अगर किसी चीज़ को हाईलाइट करना है तो आप उसे बोल्ड कर दीजिए, बस ये काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप कुछ भी करने मत जाइएगा। बाकी आप सब इसी तरीके से अपने आंसर्स को लिखिएगा। तो अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों जब ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा था तो ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं काफ़ी टाइम पे बुक पे भी गया था कि देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की बुक में क्या मिलता है इससे रिलेटेड कुछ भी। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मतलब ये नहीं हो रहा कि मैं आपको इसके अंदर आंसर्स बताऊंगा, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो क्वेश्चंस के आंसर आपको बुक में ही मिले। और ह्यूमन रिसोर्स एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे आपको बुकिश नॉलेज से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज का ज़रूरत पड़ता है, या फिर उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस का ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं और जो क्वेश्चंस बनाए जाते हैं वो क्वेश्चंस एक्सपीरियंस बेस्ड पे बनाए जाते हैं, केस स्टडीज़ होते हैं। तो आपको उन सभी चीज़ों के साथ इंटरलिंक्ड होना पड़ेगा कि ताकि आपको पता चले कि ह्यूमन रिसोर्स में काम क्या है, हम लोग ह्यूमन रिसोर्स में करते क्या है। वैसे तो लोग काफ़ी मजाक उड़ाते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स वाले रंगोली बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। उनके भी और भी काफ़ी सारे काम होते हैं और जिनमें उनको फोकस देना पड़ता है। और ये उन्हीं सभी इम्पॉर्टेंट कामों में से एक ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स के नाम पे। तो ये सब्जेक्ट आप ज़रूर पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इसके जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे केस स्टडीज़ है। सिर्फ एक क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें मुझको एक रेफरेंस मिला है, लेकिन वो भी रेफरेंस ऐसा नहीं कि मैं आपको एक्यूरेट पेज नंबर बताऊंगा। मैं उसमें आपको बस एक चैप्टर बताऊंगा कि आपको इस चैप्टर में आके पढ़ना है। तो आपको वो पूरा होल चैप्टर पढ़ना और उस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको अपने आंसर्स को लिखना है। खैर, वहाँ पे मैं जाने से पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में कोई रेफरेंस नहीं है। आपको इस वीडियो के थ्रू मैं बस आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या और आपको करना क्या है। तो आपको जो चीज़ करना है वो चीज़ आप अपने एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके अपने आंसर्स में लिख सकते हो। लेकिन याद रखिए कि कहीं से भी कोई भी चीज़ आप लिख रहे हो, एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कर रहे हो, तो उसे आप अपने वर्ड में लिखिएगा, बिल्कुल कॉपी पेस्ट मत कर दीजिएगा। ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो यहाँ पे बोला गया है कि द मेजर एलिमेंट्स इन वेज स्ट्रक्चर। एक मेजर एलिमेंट्स है जो वेज स्ट्रक्चर का होता है। वेजेस का मतलब होता है कि हम लोग किसी को उसका मजदूरी दे रहे हैं। ठीक है। अगर हम लोग, जैसे कि हम लोग कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, तो कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़
को हम लोग अच्छे फैंसी तरीके से बोलते हैं एम्प्लॉयज़ है, लेकिन हम लोग काम लेबर वाला ही कर रहे हैं, मतलब कि हम लोग लेबर लॉ के अंदर ही आते हैं। तो लेबर को क्या मिलता है, वेजेस मिलता है, हम लोग उसको सैलरी बोलते हैं एक फैंसी तरीके से, लेकिन एट द एंड वो वेजेस ही होता है। तो वेज स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे पूछा गया कि द मेजर एलिमेंट इन वेज स्ट्रक्चर, वेज स्ट्रक्चर के अंदर एक मेजर एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऑफ ए मिड साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आर एज फॉलोज, जो एक मिड साइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के अंदर है, जहाँ पे उसका पहला होता है वेज स्ट्रक्चर के अंदर बेसिक पे, ईयरली इंक्रीमेंट्स टू मार्जिनल स्टाफ बेस्ड ऑन पे ग्रेड, इंडिविजुअल इंसेंटिव स्कीम टू वर्कमैन एंड बेनिफिट्स इंक्लूड के अंदर है पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी बाय को ओन ट्रांसपोर्ट डेप्ट, फ्री लंच इन को कंपनीज कैंटीन, मेडिकल बेनिफिट्स एज पर ESI स्कीम फॉर वर्कमैन कैटेगरी एंड एक्चुअल्स फॉर मार्जिनल मैनेजरियल स्टाफ एंड अदर स्टैच्यूरेटी बेनिफिट्स लाइक PF एंड ग्रेजुटी। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो वेज स्ट्रक्चर होता है, जब हम लोग आप लोग जैसे जॉब करते हो या आप में से कोई जॉब करता हो ये वीडियो देख रहा हो, तो आप लोग इसको ज़्यादा मैच कर पाओगे कि जब आप लोग को सैलरी स्लिप मिलता है, सैलरी स्लिप के अंदर आपको बेसिक पे रहता है, ESI रहता है, बेनिफिट्स क्या क्या मिल रहे हैं वो सारी चीज़ें रहती है, इंक्रीमेंट्स कितना हो रहा है ये सारी चीज़ें रहती है। अगर आपको कैब पिकअप और ड्रॉप फैसिलिटी मिल रहा है तो उसमें भी कुछ डिडक्शंस रहते हैं, मील फैसिलिटीज़ है तो उसके भी कुछ आपको वहाँ पे अपने पे स्लिप के अंदर देखते होंगे। तो इन सभी को देखने के बाद ये कंपनी ये देख रहा है कि जो मैनेजरियल बेस्ड पे ग्रेड पे है उनको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से क्या मिल रहा है, उनको कैंटीन से क्या मिल रहा है, उनको अदर बेनिफिट्स क्या मिल रहे हैं, और उनके वेजेस स्ट्रक्चर में क्या क्या है, PF कितना कट रहा है, उनके डिफरेंट बेनिफिट्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। देखने के बाद हम लोग ये नीचे आते हैं, एक सेकंड। देखने के बाद क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स फॉर द ऑटो इंडस्ट्री एंड लेटली इट हैज़ नॉट बीन डूइंग टू वेल बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड competition mainly from Chinese companies. Accordingly, the company has requested you to recommend suitable cost saving measures to increase the profitability. What will be your recommendation? अब यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक कंपनी है ये एक ऑटो इंडस्ट्री है जो बाद में जो लेटली इट हैज़ नॉट बीन डूइंग टू वेल, जो अब के टाइम पे बहुत अच्छा काम परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, अच्छा कंपटीशन इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा है अपने दूसरे सेम इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर। तो वहाँ पे उनका कंपटीशन मेनली एक चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ है। तो अब आपसे ये कंपनी आपसे ये रिक्वेस्ट करता है और आपसे एक रिकमेंडेशन चाहता है, आप एज अ HR काम कर रहे हो और आपसे रिकमेंडेशन चाहता है कि वो अपने कंपनी में कॉस्ट सेविंग मेजर्स क्या क्या करे ताकि वो कंपनी प्रॉफिट की तरफ बढ़ सके। हम लोगों ने सुना है अभी हाल फिलहाल में, अभी तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, ले ऑफ्स चल रहा है। क्यों चल रहा है? ले ऑफ होने का कारण क्या हो रहा है? ले ऑफ होने का कारण ये हो रहा है कि हम लोग का कंपनी कुछ टाइम पे जो अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, लेकिन जब हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आए, हमारे कंपनीज़ में कुछ ऐसे क्रिटिकल चीज़ें आई जहाँ पे अब वो कॉस्ट कटिंग करना ज़रूरी हो गया। जो काम एक बंदा सपोज़ करते हैं कि अगर कोई एक बंदा 10 लाख रुपए लेकर कर रहा है, वही काम एक बंदा कोई फ्रेशर 2 लाख रुपए लेकर कर रहा है, तो कंपनी उससे 10 लाख वाले को कितने टाइम तक रखेंगे? क्योंकि अगर 10 लाख रुपए अगर वो किसी 5 लोगों को दे रहा है तो उसके पास एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, वो एम्प्लॉयमेंट भी दे रहा है और उसके अंदर 5 लोग सेम काम करने के लिए हैं। लेकिन एक बंदा अगर 10 लाख रुपए लेके सेम काम कर रहा है तो वो उसके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होता, क्योंकि उसको अगर और भी बंदों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो चाहेगा कि मैं उस 10 लाख वाले को निकालूं। तो सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कुछ कॉस्ट सेविंग मेजर्स आप बताओ जिससे हम लोग अपने कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज़ करेंगे। तो आपको यहाँ पे रिकमेंड करना है कि आप अपने कंपनी में क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। ये एक केस स्टडी बेस्ड है, ये कोई रियल नेम कंपनी नहीं है। आप नॉर्मली एज्यूम करके इस कंपनी को बना सकते हो और इस कंपनी में अपने रिकमेंडेशन को दे सकते हो कि आप यहाँ पे PF हटाना चाहते हो या फिर फूड एंड फैसिलिटीज़ हटा सकते हो, डिफरेंट बेनिफिट्स हटा सकते हो। क्या चीज़ आप करें ताकि आपका जो कॉस्ट है वो सेव हो,
कंपनी का कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो और वो मार्केट में परफॉर्म ठीक ठीक तरीके से कर सके। तो ये 10 मार्क्स के लिए आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करोगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको इसके बारे में, इसके सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में बताना पड़ेगा कि बेसिक पे क्या होता है, ईयरली इंक्रीमेंट्स ऑन मैनेजरल स्टाफ बेस्ड ऑन पे ग्रेड, ये इस पे क्या करते हैं, इसके फिर पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटीज़ में क्या क्या आता है, बेनिफिट्स इससे एम्प्लॉयज़ को क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें आप जब बताओगे, डिसएडवांटेज, एडवांटेजेस, मील फैसिलिटी क्या है, मेडिकल बेनिफिट्स क्या है, ये सारी चीज़ें बताने के बाद उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि अच्छा हम लोग अगर प्लान करते हैं तो हम लोग को अपने ये कंक्लूजन में आप लिखोगे कि हम लोग को यहाँ पे ये सारी चीज़ें अगर हम लोग हटा देते हैं, जैसे इस फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने कहा कि हम लोग अब से अपने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज़ को कैंटीन यानी कि फ्री लंच फैसिलिटी नहीं देंगे। अगर नहीं देंगे तो वहाँ से हम लोग का कितना कॉस्ट बच रहा है, ये सारी चीज़ें आपको रिकमेंड करनी है और ये सारी चीज़ें बतानी है। अब मैंने यहाँ पे लंच हटाने के लिए कहा है, तो आप जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, आप हर कोई लंच को ही रिकमेंड मत कीजिएगा, आप अपने हिसाब से डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आप सभी मिलकर लंच के बारे में ही बोलोगे तो ऑर्गेनाइजेशन को यानी कि नार्से मुंजे को पता चल जाएगा कि ये आंसर कहीं ना कहीं से आया है और आप सभी को बैकलॉग मिल सकता है। तो कोशिश कीजिएगा कि आप लोग इससे हटकर भी कुछ अगर एक्स्ट्रा लिख सकते हो तो वो लिखने का कोशिश कीजिए। आप अलग से भी एग्जाम्पल दे सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको इसी में से क्वेश्चंस में से एग्जाम्पल देना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे ये बोला गया है कि प्रीति एंड सुसान वेयर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एंड दे हैड अबाउट 20 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। प्रीति एंड सुसान जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनके पास टोटल 20 साल का एक्सपीरियंस है, ईच इन वर्किंग विथ रेप्यूटेड ऑडिट एंड फिनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म्स, जो एक ऑडिट एंड फिनेंशियल कंसल्टेंसी फर्म्स में काम करती थी। बोथ रिजाइंड फ्रॉम देयर पोजिशन एंड स्टार्टेड अ स्मॉल ऑडिट फर्म ऑफ देयर ओन आफ्टर टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक। अब उन्होंने अपने उस सीए फर्म से यानी ऑडिट एंड फिनेंशियल कंसल्टेंसी से उस फर्म से रिज़ाइन देकर अपना एक छोटा सा ऑडिट फर्म चालू किया है एक लोन लेकर बैंक से। सिंस दे वेयर अ स्टार्टअप कंपनी दे एम्प्लॉयड अ फ्यू क्वालिफाइड पीपल एंड ऑल्सो पेड देम बेटर देन द मार्केट रेट। अब उस कंपनी में वो एक हालांकि स्टार्टअप कंपनी है तो उसमें से उन लोगों ने कुछ एम्प्लॉयमेंट दी है लोगों को, जो कुछ अच्छे क्वालिफाइड लोग हैं, कुछ क्वालिफाइड लोगों को हायर करके उनको काम दिया गया है और उनको एक अच्छा सैलरी भी पे कर रहे हैं मार्केट रेट से बेटर। मतलब कि अगर कहीं पे चार्टर्ड फर्म में अगर आप काम कर रहे हो और आपको कहीं पे अगर वो कोई 5000 रुपीज़ दे रहा है तो वो सुसान और प्रीति जो है वो उनको 6000 रुपीज़ दे रही है, 7000 रुपीज़ दे रही है उसी काम को करने के लिए। तो initially they struggled but after some time their financial condition got better and by the end of 7 years they reached a very stable position। स्टार्टिंग में ये स्ट्रगल था क्योंकि एक स्टार्टअप था तो स्ट्रगल हो ही सकता है। उसके बाद कुछ टाइम के बाद उनका फिनेंशियल कंडीशन जो है वो थोड़ा सा सुधर गया। अब वो सुधरने के बाद अब 7 साल के बाद उनका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबल पोजीशन है, वो बिल्कुल ही स्थिर हो गया, बहुत ही अच्छा एक स्टेबल पॉइंट पे पहुंच गया। By that time, they were employing 15 people who had been included into the company at different levels, drawing different pay। अब उस टाइम से जितने एम्प्लॉय लोग काम कर रहे हैं वो 15 लोग थे जो उस कंपनी में, उस फर्म में काम कर रहे थे और डिफरेंट लेवल पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कोई MBA है, हो सकता है कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हो सकता है कोई सिर्फ ग्रेजुएट है, हो सकता है कोई सिर्फ 12th पास है, हो सकता है कोई 10th पास है। ऐसा सबका अपना अपना एक लेवल था और उस लेवल के बेस पे उनको पेमेंट मिल रहा था। हाउएवर एज देयर वाज नो रेगुलर पे स्ट्रक्चर, जब जैसे कि यहाँ पे अब बताया जा रहा है कि उन लोगों का एक रेगुलर पे नहीं था, पे स्ट्रक्चर एक रेगुलर जैसा नहीं था। देयर वाज वाइड डिस्पैरिटी इन द पे ड्रॉन बाय डिफरेंट एम्प्लॉयज़, और जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिस्पैरिटी था कि हर एम्प्लॉयज़ को कितना पे करे और कितना पे होना चाहिए ताकि उनको मार्केट प्राइस जैसा ख़राब भी ना लगे, मतलब मार्केट प्राइस से नीचे भी ना हो और मार्केट प्राइस से बहुत ज़्यादा ऊपर भी ना हो। टू रेक्टिफाई दिस सिचुएशन बोथ प्रीति एंड सुशांत डिसाइडेड टू रिक्वेस्ट यू टू गिव अ फ्रेमवर्क फॉर एम्प्लॉयज़ पे फिक्सेशन। अब ये सभी चीज़ों को देखते हुए, इस सारे सिचुएशन को समझते हुए आपको प्रीति और सुशांत
एज चार्टर्ड अकाउंटेंट आप वो एक HR को ढूंढी, यानी कि आपको ढूंढे हैं और आपसे वो ये चाहते हैं कि आप उनको एक एम्प्लॉयज़ पे फिक्सेशन का फ्रेमवर्क बना कर दे, जिससे उनको पता चले कि वो कितना पेमेंट किसे कितना कर सकते हैं उनके क्वालिफिकेशन के बेस पे। तो उसके नीचे उस कंपनी का कुछ डेटा दिया गया है, एम्प्लॉयड किस तरीके से काम कर रहे हैं। जो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्टनर्स हैं वो 10 साल से हैं और ये 3 लोग हैं, तीन लोग हैं, 3 पर्सन है उस कंपनी के अंदर जो पार्टनर्स हैं, जो 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं। फिर जो उनके जूनियर पार्टनर्स है वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, जो उनके डिफरेंट ईयर्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईयर्स है वर्क एक्सपीरियंस, और दो लोग है वो। फिर ऑडिट असिस्टेंट्स है जिनका पास ग्रेजुएशन है और अकाउंटेंसी एज मेजर है, जिनका जो ग्रेजुएट है और वो उनका जो मेजर लर्निंग है वो अकाउंटेंसी के ऊपर है और जिनका एक्सपीरियंस डिफरेंट तरह का है, और वैसे 6 लोग हैं उसमें से। फिर क्लर्क है जो ऑर्डिनरी ग्रेजुएट है, जो नॉर्मली ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जिसमें भी है, 3 लोग हैं वैसा। और ऑफिस बॉय मतलब कि एक प्यून टाइप हम लोग कह सकते हैं कि फाइल इधर से उधर लेके जा रहे हैं, तो ये सामान लाना है, वो सामान लेना है, तो जो है 12th पास है और वो एक है। तो इन सभी को देखते हुए, इन सभी लोगों को, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 3 2 5 5 6 11 11 3 14 1 15 15 लोगों का आपको फीस स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क करना है कि किनको कितना पे मिलना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपको यही सारी चीज़ें बतानी है, जो आप चैप्टर 6 में जब आप जाओगे, तो यहाँ पे मैंने चैप्टर 6 पहले से खोल रखा है, तो चैप्टर 6 में आप जब जाओगे तो वेजेस, कॉन्सेप्ट ऑफ वेज एंड सैलरी पे आपको ये मिलेगा। तो आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर एक बार अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किसे कितना पेमेंट मिलना चाहिए, किसको कितना पे आउट होना चाहिए, हायर किसका होना चाहिए, लोअर किसका होना चाहिए, सबसे कम किसका होना चाहिए, मिडिल में किसका होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इन्हीं में से देखने को मिलेगी। 6.1 से लेकर 6.8 तक आपको पूरा पढ़ना है और समझकर इसे अपने आंसर्स को लिखने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको यही करना है। इसमें समझाने का जो था वो मैंने समझा दिया, इसमें आपको आंसर्स भी कुछ इसी तरीके से लिखने होंगे कि एज वी सी दैट in the chart pattern there are 3 employees who have 10 years of experience of chartered accountants, so we think that we have to pay this much of amount with the market rate। ऐसे ऐसे आप अपने आंसर्स को लिख सकते हो, और क्यों दे रहे हो आप ये भी एक बार अगर लिखते हो तो आपके आंसर्स पे ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A और 3B की। तो 3A में और 3B को सॉल्व करने से पहले, वैसे वो क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी है, लेकिन वो आपको बुक से अपना लिखो, और बुक में उसका बहुत बड़ा अच्छा रेफरेंस है भी नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ कीजिए। लेकिन ये 3 के अंदर करना क्या आपको ये बताता हूँ मैं। तो 3 जो क्वेश्चन है, इसे मैंने इस पैसेज को पूरा पढ़ लिया है। अगर मैं इसे पढ़ने जाऊँ तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि सुनील जो है एक फाइनल ईयर का डिप्लोमा कोर्स मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसने एक डिप्लोमा कोर्स कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियर का। वो एक कंपनी को ज्वाइन करता है, उसको एक डिसेंट सा जॉब मिलता है जहाँ पे वो एज अ ट्रेनी ज्वाइन होता है उस फैक्ट्री के अंदर। उसके अंदर वो अपने हिसाब का काम करता है। काम करने के कुछ टाइम के बाद उसका जब एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके कंपनी वाले उसे उसका पसंदीदा काम ना देके उसके सपोर्ट टीम में डाल लेते हैं कि ओके तुम अब ये काम करो। ये काम होने के बाद अब वो जब आदमी बोलता है, सुनील कहता है अपने सुपरवाइज़र को कि मुझको इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना, मेरा प्रोजेक्ट चेंज करो, मैं कुछ लर्निंग, मैं कुछ एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, कुछ नया सीखना चाहता हूँ, जो सीखना था मैंने सीख लिया सपोर्ट में। तो उसकी कंपनी, उसके कोवर्कर्स जो है उसे इग्नोर करते हैं, ऐसा कह सकते हैं, या फिर उनके बातों को नहीं मानते, उसे समझाते हैं कि तुम यहीं पे अच्छे हो, तुम यहीं पे काम करो, ऐसे करो वैसे करो। और ऐसा नहीं होने के बाद 5 साल के बाद वो सुनील को कहीं और दूसरे कहीं जॉब मिलते हैं ऑफ़र, और वो वहाँ चला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे इन लोग का ये राइज हो जाता है कि इस जो पैसेज में था, इस पैसेज में गलती किसकी थी, सुनील की या सुपरवाइज़र की। उसने कंपनी अगर छोड़ा तो किसके कारण छोड़ा, सुनील अपने मर्जी से जॉब के कारण या फिर अपने सुपरवाइज़र के कारण। तो ये बहुत बड़ा एक पैसेज है, तो इसके अंदर यही है, आप एक बार इसे आराम से पढ़िएगा। क्यों, और पढ़ने के बाद आपको यही समझ में आएगा जो मैंने बताया, जो शॉर्ट में बताया समरी में, वही चीज़ इसके अंदर बताया गया। लेकिन आप लोग को मैं यही बोलूँगा
कि आप लोग इस पैसेज को फिर से पढ़िएगा और पढ़कर अपने हिसाब से समझिएगा, क्योंकि अगर मैं पढ़ने जाऊँ तो इस पैसेज को पढ़ने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और इसे समझाने में भी टाइम लग जाएगा, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मुझको वीडियो भी लंबी नहीं बनानी और आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी देना है। तो यहाँ पे आपको यही चीज़ आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3A के अंदर कि आप किसे ब्लेम करोगे, सुपरवाइज़र को या सुनील को कंपनी छोड़ने के लिए। फिर डू यू फील दैट कंपनसेशन इज़ द ओनली इशू वाई सुनील लेफ्ट, और आपको ये भी बताना है कि सुनील ने कंपनसेशन के कारण ही अपना कंपनी छोड़ा या फिर और भी कोई रीज़न था, क्योंकि यहाँ पे इस कहानी के अंदर, इस स्टोरी के अंदर जो सीन पैसेज था इसके अंदर सुनील का प्रॉब्लम ये था कि उसको सही प्रोजेक्ट नहीं मिला और जिस प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट में उसको सैलरी दूसरे किसी कंपनी के उसी पोजीशन में से लोगों को उससे कम मिल रही है। मतलब कि उसके जो फ्रेंड्स थे जो कहीं और दूसरे जगह काम कर रहे हैं उनको उनसे ज़्यादा पे आउट मिल रहा है, लेकिन इसको उन सभी से कम पे आउट मिल रहा है और इनका काम भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग उसके लिए नहीं था। तो ये सारी चीज़ें थी, तो आप लोग इसे पढ़िए, पढ़कर अपने तरह से समझाकर समझकर लिखिए। कंपनसेशन के बारे में आप थोड़ा सा बता दीजिएगा और फिर अपना ये जो सिनारियो है उस सिनारियो को अपना कंक्लूजन में लिखकर बताइएगा कि 500 वर्ड्स में क्या क्या आपको लग रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते थे वीडियो को लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस करिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सको। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जो डिफरेंट किसी ग्रुप में नहीं है या फिर आपसे पर्सनल आप जानते हो, या फिर आप फिर दूसरे अगर ग्रुप में है तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। और दोस्तों साथ में मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि अब मयंक स्टडी पॉइंट आपको फ्री वीडियो के साथ साथ एक पेड सर्विस भी स्टार्ट किया है, जहाँ पे ये आपके असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स खुद बनाएगा और बनाने के बाद उसमें फ़ीस चार्ज करेगा। तो अगर आप में से कोई ऐसा इंटरेस्टेड है, क्योंकि NMIMS के काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, हम लोग सिर्फ NMIMS का नहीं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के भी असाइनमेंट्स बनाते हैं। आप में से कोई ऐसा है जो चाहता है कि असाइनमेंट बनाए, उनके पास टाइम नहीं मिल रही, या फिर कोई MBA करना चाहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से और उसे पता नहीं कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है नहीं है, क्योंकि NMIMS के ऊपर अभी काफ़ी सारे एलिगेशंस लगे हैं, तो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ पे भी फोकस करना या उन पर ट्रस्ट करना सही नहीं है, या है डिफरेंट क्वेश्चन है। तो हम सभी इन सभी के ऊपर मयंक स्टडी पॉइंट एक मेंटरशिप भी रखता है और 1-to-1 स्टूडेंट से डिस्कस करके उसके पसंद के यूनिवर्सिटीज़ पे दाखिला करवाता है। और ये सभी चीज़ें फ्री में होती है, बस आपको फ़ीस जो एडमिशन फ़ीस होता है वो आपको कॉलेज में देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में। बाकी मयंक स्टडी पॉइंट इसके लिए कोई चार्ज पे नहीं करता, चार्ज नहीं लेता, अप्लाई नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स बनाने में आपकी मदद करता है और उसके लिए फ़ीस चार्ज करता है। तो आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो कमेंट में या फिर आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से कनेक्ट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हो और अपने प्रॉब्लम्स, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।